नमस्कार, मैं मुकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों, कार्बन सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा संकेत। इसका संकेत होता है दोस्तों C। परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है इसका 6 और परमाणु भार होता है दोस्तों 12। देखिए दोस्तों, संरचना की कार्बन की बात करें हम तो संरचना में सबसे पहले जैसे कि हमारे केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे हमारा पहला एनर्जी लेवल ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम दोस्तों एनर्जी लेवल या फिर सेल या फिर कोष कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, ये मैंने लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर सेल होता है, इसे कोष या फिर एनर्जी लेवल भी कहते हैं दोस्तों। पहले वाले एनर्जी लेवल को नाम दिया गया है के। इसके बाद दोस्तों आगे जो एनर्जी लेवल आता है उसे दोस्तों एल कहा जाता है। इससे आगे एम, एन, इस प्रकार से दोस्तों एनर्जी लेवल आगे बढ़ते जाते हैं। चूँकि कार्बन परमाणु क्रमांक 6 अर्थात प्रोटॉन की संख्या भी दोस्तों हमारी इसमें होती है 6। किसी भी तत्व का दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उपस्थित वही प्रोटॉन की संख्या होती है। इस प्रकार इसमें प्रोटॉन 6 होते हैं। चूँकि दोस्तों यदि प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। चूँकि दोस्तों प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ। ये दोस्तों पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे वाले एनर्जी लेवल में दोस्तों हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। इस प्रकार हमारे कुल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं दोस्तों 6। इसी के आधार पर दोस्तों कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी तत्व में दोस्तों प्रोटॉन की संख्या 6 होती है तो एवं उसका परमाणु भार 12 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए दोस्तों हमें कुछ सूत्र की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर दोस्तों कुछ सूत्र लिख देता हूँ। जैसे कि कुल भार, यदि हमें परमाणु भार निकालना है दोस्तों, परमाणु भार हमें निकालना है तो हमें उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या एवं उसके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को दोस्तों जोड़ देने पर हमें परमाणु भार प्राप्त हो जाता है। परमाणु भार को दोस्तों ए से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को दोस्तों पी से एवं न्यूट्रॉन को एन से। इस प्रकार हमारा सूत्र बन जाता है ए बराबर पी प्लस एन। यदि दोस्तों हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो हमें कुल भार में से दोस्तों प्रोटॉन की संख्या को घटा देने पर न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है न्यूट्रॉन को हम एन से दर्शाते हैं दोस्तों। यदि न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी हो तो कुल भार में से दोस्तों या तो हम प्रोटॉन की संख्या को घटा दें या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा दें, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि दोस्तों अब एक सवाल को हम हल करके देखते हैं इसमें। जैसे कि दोस्तों हमें दिया है परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो इसमें दोस्तों हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन के सूत्र की तरफ हम चलते हैं। न्यूट्रॉन बराबर, ये देखिए दोस्तों परमाणु भार को हम ऐसे दर्शाते हैं। परमाणु भार हमने न्यूट्रॉन बराबर लिखा दोस्तों, परमाणु भार है हमारे पास 12 दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या है हमारे पास 6। इस प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है दोस्तों 6। दोस्तों हम यदि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाता है दोस्तों 2 और 4। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है कार्बन की मात्रा। चूँकि दोस्तों कार्बन अत्यंत कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु लगभग सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। जैसे कि दिया है भूपर्पटी में खनिज के रूप में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इस रूप में कार्बन मात्र 0.02% उपस्थित है। एवं वायुमंडल में दोस्तों कार्बन किसी यौगिक के रूप में जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलकर वायुमंडल में दोस्तों कार्बन यौगिक बनाकर CO2 के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। दोस्तों इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने परसेंट है तो 0.03%। ये 10वीं के हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्बन में आबंध या फिर दोस्तों कार्बन के बंध बनाने की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। इसके लिए दोस्तों हमें इसकी संयुक्तता निकालनी पड़ेगी। दोस्तों मैं कार्बन का पुनः स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिए दोस्तों। पहले वाले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले एनर्जी लेवल में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं। केंद्र में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि कार्बन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दोस्तों लेता है
तो लेता है। इस कारण से हम इसके संयोजकता को दर्शाते हैं दोस्तों माइनस से। तो -4 हमने संयोजकता दर्शाई है। परंतु दोस्तों केंद्र में कुल प्रोटॉन की संख्या हमारे पास 6 है, चूँकि इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 6 है। परंतु इसमें दोस्तों अब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी बन जाती है 10, क्योंकि दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन और 4 पहले से हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यदि 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है। चूँकि प्रोटॉन की संख्या कम होने के कारण यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन को धारण या ग्रहण नहीं कर पाता दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखाई दे रहे हैं अंतिम कोश में, यदि इनको यहाँ त्याग देता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है, ये इस प्रकार से दोस्तों पहले वाले एनर्जी नंबर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दोस्तों बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि केंद्र में 6 प्रोटॉन हैं और बाहर केवल 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इनको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो संभव नहीं है। इस कारण से दोस्तों कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंध बनाकर दोस्तों रखता है। सहसंयोजी बंध से तात्पर्य दोस्तों ना इलेक्ट्रॉन देना ना लेना, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए। आगे हम देखेंगे दोस्तों इन्हें। कक्षा 10 के हिसाब से दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछी जाए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको कार्बन की संयोजकता +4 बताना है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों कार्बन में आबंध या फिर बंध या फिर दोस्तों बॉन्ड, हम देखते हैं दोस्तों कार्बन, चूँकि कार्बन चारों दिशाओं में बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से, क्योंकि इसका अंतिम कोश में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस प्रकार से दोस्तों अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण यहाँ इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। चूँकि दोस्तों कार्बन इस प्रकार से चारों दिशाओं में बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पर दोस्तों कार्बन सभी दिशाओं में एकल आबंध से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध को अब समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों एकल आबंध, जैसे कि दोस्तों मैंने 3 बंध प्रकार के बंध यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले एकल आबंध को समझते हैं। एकल आबंध शब्द से अर्थ है 2 तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने हुए बंध से। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं हाइड्रोजन, आपने देखा होगा हाइड्रोजन हमेशा अपने अणु सूत्र के रूप में H2 के रूप में दिखाई देता है। इसका कारण है दोस्तों कि हाइड्रोजन के अंतिम कोश में ये देखिए दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये इस प्रकार से देखिए दोस्तों 2 हाइड्रोजन होते हैं, इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इसे दोस्तों एकल आबंध कहते हैं। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए एकल आबंध का उदाहरण बताइए, तो दोस्तों H2 ये आपको बताना है। आगे दोस्तों दोहरे आबंध में चलते हैं। तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन O2 के रूप में रहती है। यह इसका अणुसूत्र है दोस्तों। अगर O पूछा जाए तो केवल संकेत होता है। जैसे कि दोस्तों ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दर्शा देता हूँ। यह हमारी एक ऑक्सीजन हो गई। इसी प्रकार दूसरी ऑक्सीजन दोस्तों ये इस प्रकार से। तो यहाँ ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करती है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ साझा करती है। इस प्रकार से दोस्तों इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एवं इस ऑक्सीजन के पास भी दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इन्हें द्विआबंध या दोहरा आबंध कहते हैं। दोस्तों त्रिआबंध की तरफ चलते हैं। तो इसका उदाहरण दोस्तों N2 रहेगा। नाइट्रोजन, इसके अंतिम कोश में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से ये 2 नाइट्रोजन आपस में 3-3 बंध से इस प्रकार से जुड़ी होती है। इसे त्रिआबंध कहते हैं। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसमें हम कार्बन को इस प्रकार से लिखते हैं एवं अंतिम कोश में दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ हो गए दोस्तों कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे हम कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझते हैं। दोस्तों मैं कुछ यौगिक यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा CO2, इस प्रकार से HCl, ये देखिए दोस्तों मैंने इस प्रकार से कुछ लिख दिए CO2, HCl, NH3, NaCl, H2O। इन सूत्रों की दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। 10वीं क्लास में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ यौगिक या सूत्र दे रखेंगे और बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सेंट्रल एटम पहचानना होता है। सेंट्रल एटम मतलब दोस्तों जिसमें अणुओं की संख्या सबसे कम हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कार्बन का 1 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। सबसे पहले हम कार्बन को लिखते हैं दोस्तों इस प्रकार से। चूँकि कार्बन के अंतिम कोश में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। ऑक्सीजन के दोस्तों अंतिम कोश में इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो दोनों दिशाओं में मैंने ऑक्सीजन के इस प्रकार से अणुओं को बना दिया है।
ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम अब कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दोनों ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है। इस प्रकार कार्बन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और दोस्तों ये 8। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ की ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। इधर ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। इस प्रकार से यहाँ हो जाती है बिंदु संरचना। आगे दोस्तों HCl की संरचना बनाते हैं हम। चूँकि हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के अंतिम कोष में दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब दोस्तों हाइड्रोजन सबसे पहले क्लोरीन के पास से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पहले वाले के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है एवं क्लोरीन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इस प्रकार से अपना अष्टक पूर्ण करती है। आगे देखिए दोस्तों NH3 की संरचना। चूँकि नाइट्रोजन के दोस्तों अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, इस प्रकार से मैं 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूँ यहाँ पर। चूँकि दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 3 है और प्रत्येक हाइड्रोजन के अंतिम कोष में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, नाइट्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए तीनों हाइड्रोजन के पास का 1-1 बंध या 1-1 इलेक्ट्रॉन को दोस्तों इस प्रकार से ले लेती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन का अंतिम कोष में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब यहाँ का हाइड्रोजन दोस्तों नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, यह वाला हाइड्रोजन भी साझा करता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन के भी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। आगे दोस्तों NaCl की संरचना को देखते हैं। चूँकि सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हमने क्लोरीन के अंतिम कोष में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार क्लोरीन सोडियम के पास से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। दोस्तों हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जो अंतिम कोष में पाए जाते हैं। चूँकि नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इस कारण इसके ऊपर प्लस आवेश आ जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, इस कारण इसके ऊपर माइनस आवेश आ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, H2O की संरचना को और देख लेते हैं हम। H2O में दोस्तों हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को लिखा। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया। दोनों दिशाओं में हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दर्शा दिया है। अब ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दोनों हाइड्रोजन के पास का 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेती है इस प्रकार से, और अब ये बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास से साझा इस प्रकार से करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों कार्बन को हम 3 से 4 पार्ट में पूरा पढ़ेंगे। इससे अगले वाले पार्ट में दोस्तों हम कार्बन के संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, कार्बन का IUPAC पद्धति में नामकरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।